नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। अब चुनाव के रिजल्ट का सबको वेट है, देशवासियों को वेट है, सारे जो प्रतिस्पर्धी पार्टियां थी उनको है, इंडिया गठबंधन को है, इंडिया एनडीए गठबंधन को है और बड़ी व्यग्रता से पूरे देश के अंदर 4 जून का इंतजार हो रहा है। एक फेज का इलेक्शन और होना बाकी है 1 जून को, और लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं और भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं। तो हम भी कल्पना करते हैं, और जो हमें मार्केट से सूचना मिल रही है, जो इंडिया गठबंधन खेमे से खबरें मिल रही हैं और जो एनडीए गठबंधन से खबरें मिल रही हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। माननीय मोदी जी की तरफ से जो इंडिकेटर्स मिले हैं, जो संकेतक मिले हैं, पहला निर्णय उन्होंने ये लिया है कि जो आर्मी चीफ हैं उनको एक्सटेंशन 1 महीने का दे दिया है। आर्मी चीफ को इस समय एक्सटेंशन देना एक केयरटेकर गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि आज के तारीख में जो सरकार है, पार्लियामेंट तो भंग हो गई है और ये जो सरकार है ये केयरटेकर गवर्नमेंट है। इसका काम केवल ये है कि आपातकाल की स्थिति में कोई ऐसा विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए तो मार्ग में अवरोध न पैदा हो, उसके लिए ये केयरटेकर गवर्नमेंट है। महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना इस समय मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उचित नहीं है, और यही लोगों की भावना है, क्योंकि इस समय चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग के अधीन चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर सेना प्रमुख का सेवा विस्तार होता है, अगर डीआरडीओ के चीफ का सेवा विस्तार होता है, अगर विशिष्ट पदों पे बैठे हुए सिविल सर्वेंट्स का सेवा विस्तार होता है और केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि सरकार शायद किसी भविष्य की घटनाओं के पूर्वानुमान करते हुए कुछ व्यवस्था कर रही है जिससे उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन अगर वो ये व्यवस्था कर रही है तो उसको ये भी सोचना होगा कि भारत की सेना जैसी संस्था, जो बिल्कुल गैर राजनीतिक है, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें हर धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, और जो सर्वधर्म सर्वभाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। साउथ इंडियंस भी हैं उसमें, तेलंगाना के लोग भी हैं, आंध्र प्रदेश के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, बंगाल के भी हैं। तो वहां पे देश की जो एक यूनियन ऑफ स्टेट की छवि है, उसको आगे लेकर बढ़ने में सेना का कोई दूसरा मिसाल नहीं है। तो अगर ये अपेक्षा है कि सेना प्रमुख को 1 माह का विस्तार देकर कोई ऐसी अगर स्थिति आती है जिसमें सेना की मदद से सत्ता परिवर्तन को रोका जा सके, तो मेरे ख्याल से ये अनुचित है। सेना से इस प्रकार की आकांक्षा किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं हमारी सेना बिल्कुल गैर राजनीतिक है और कोई ऐसा काम आज तक उसने नहीं किया जो कि राजनीति दखल के मामले में उसको माना जाए। पाकिस्तान में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ कि सेना का शासन हुआ, जनरल याह्या खान वहां बने और वहां खूनी तख्ता पलट भी हुआ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत एक बहुत प्यारा सुंदर देश है, और इसमें अगर इस कामना से ये काम किया गया है और अपने खास लोगों को ब्यूरोक्रेसी में जगह जगह पे बिठाया गया है इस अपेक्षा से कि वो साथ देंगे लोकतंत्र को खत्म करने में, तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है, पहला। दूसरा, ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा गंभीर मंथन शुरू हो गया है, और ये फीडबैक लिया जा रहा है कि चुनाव में प्रदेशवार स्तर पे क्या हुआ है, क्या अपेक्षाएं हैं, और 7वें चरण पे क्या होने वाला है। और उस अपेक्षा को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमों में ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2024 के कितनी सीटें मिलने की संभावना है। अब ये सारे स्रोतों को ये बात पता है आज की तारीख में, केवल उनको छोड़कर जो बायस्ड हैं, जिनकी कोई मजबूरी है कि उनको बताना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटें मिल रही हैं और एनडीए गठबंधन को 340 350 सीटें मिल रही हैं, जिनकी मजबूरी नहीं है वो ये जानते हैं कि जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से जनता की आवाज खुलनी भी शुरू हुई। एक समय था, आज
2013, 14, 15, 16 में जब माननीय मोदी जी किसी मीटिंग में जाते थे तो मोदी मोदी के नारे लगते थे, लोग मुखौटे मोदी जी के पहनते थे और मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बात करता था उसका बात करना मुश्किल हो जाता था, लोग जो है उसको बोलने नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो ये देखा गया कि आज के तारीख में जनता और विशेष तौर पर ग्रामीण जनता, किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, बेरोजगार युवा, अग्निवीर में गया हुआ युवा, दलित, आदिवासी, छोटे दुकानदार, ये मुखर होकर मोदी जी की खिलाफत और मुखालफत करने लगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे लोगों का विद्रोह और लोगों का एक सत्ता की नीतियों के खिलाफ जो उनकी दबी हुई भावना थी वो आगे बढ़कर सामने आने लगी। तो यह अंदाजा लगाना किसी भी विश्लेषक के लिए बड़ा आसान था कि चुनाव ये वो वाला नहीं है जो 2014 और 2019 का है। ये चुनाव वैसा ही कुछ चुनाव है जैसा 1977 का था और 2004 का था, जबकि जो सत्ता पक्ष था वो ये निश्चिंत होकर शायद बैठा था कि वो जीत जाएगा, क्योंकि 1977 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी हटाई थी और उनको ये लगा था कि उन्होंने आरएसएस को भी अपने कदमों में झुका लिया है, बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज के उनको आतंकित करके झुका दिया है, तो शायद उनको ये अपेक्षा नहीं थी। और क्योंकि प्रेस उनके अधीन था इमरजेंसी के अंदर, प्रेस ने भी उनकी खिलाफत नहीं की थी और उनको शायद ये आभास रहा होगा कि वो चुनाव शायद जीत जाएंगे। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई 1977 में और लोग जो दबे हुए थे वो गांव से, कस्बों से, कोने कोने से, गली कूचों से निकल निकल कर जनता पार्टी के मीटिंग्स में पहुंचने लगे और लाखों की संख्या में, चाहे वो बाबू जगजीवन राम की मीटिंग रही हो, चाहे मोरारजी भाई की मीटिंग रही हो, हेमवती नंदन बहुगुणा की मीटिंग रही हो, मोरारजी भाई की मीटिंग रही हो, लाखों की संख्या में लोग जनता पार्टी की मीटिंग्स में जाने लगे और कांग्रेस की मीटिंग जो थी वो बिल्कुल सूनी पड़ी रहती थी। उस समय शायद इंदिरा जी को यह महसूस हुआ कि इमरजेंसी के अंदर जो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को छीना था और जनता से उनका कटाव हो गया था, तो असली सूचना उन तक नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से उन्हें, मेरे ख्याल से जब चुनाव शुरू हुआ यह अंदाजा हो गया कि चुनाव हारने वाली। उसी प्रकार से पिछले 10 साल का जैसा शासन रहा है, जिस प्रकार से अन्नदाताओं को 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बिठाए रखा गया, उनको तड़पाया गया, उनको परेशान किया गया और 13 महीने जब वो तड़प लिए, जब 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद उनकी मांगे मान ली गई और किसान कानून को वापस ले लिया गया। उसके बाद जब पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली आने लगे अपने लोकतांत्रिक अधिकार को मांगने के लिए, एमएसपी की गारंटी को लेने के लिए, मांगने के लिए, तो कीलें गाड़ी गई, बोल्डर्स लगाए गए, एस्ट्रो गैस के गोले छोड़े गए, उनकी आंखें फोड़ी गई। तो ये जो दबी हुई आवाजें थी, ये जो स्तब्ध आवाजें थी, ये जो आतंकित आवाजें थी, ये उसी प्रकार से उठकर खड़ी हो गई जैसी 1977 में इंदिरा जी के खिलाफ हुई थी। और आज आप किसी गांव कूचे में चले जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति थी युवा, युवा पूरी तरह से माननीय मोदी जी के द्वारा जो सपने दिखाए गए थे, ये बताया गया था कि ये अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लोग उस माया जाल में आ गए थे और युवा सबसे ज्यादा आ गए थे। सबसे ज्यादा आंखें जो खुली वो युवाओं की खुली और युवा आप जानते हैं बड़े जागरूक होते हैं, बार बार जाकर जगह जगह पर जाके वो अपनी बातें कहते हैं, डरते कम हैं। तो जिस प्रकार से 1977 में चिमन भाई पटेल की सरकार जो गुजरात के अंदर थी, मैथ्स की फीस बढ़ाने से जो वहां पे एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो बिहार पहुंचा था, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया था, उसने एक अलग जगह दी थी 1977 में। उसी प्रकार की स्थिति हमने देख रहे हैं 2024 में। 2004 में अटल जी की सरकार थी, अच्छी खासी चलती हुई सरकार थी। अटल जी को पूरा विश्वास था, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास था कि अटल जी की छवि है, उनके दिए काम है, सड़कों को जोड़ना है, नदियों को जोड़ना है, जो काम उन्होंने किए हैं। तो इंडिया शाइनिंग का नारा उन्होंने दिया था और उनकी आशा थी कि हिंदुस्तान की जनता खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लौटने से रोकने की कोई संभावना नहीं।
लेकिन जब ये बॉल जनता के पास आई तो जनता ने प्रश्न पूछने शुरू किए कि भैया इंडिया शाइनिंग कहाँ, मेरे घर में तो परेशानी है, मेरी तो तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं इंडिया शाइनिंग, वो तो बड़े गिने चुने 4-5% लोग हैं। 90% लोग जो हैं, जो मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, 2004 में सत्ता पलटी और कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली। 2009 में इसका रिपीटिशन हुआ, क्योंकि भारत की जनता का एक तौर तरीका है। 1977 में जरूर उन्होंने 1980 में सरकार बदल दी थी, लेकिन नॉर्मली वो 10 साल का टाइम देते हैं किसी भी सत्ता धारक को। उन्हें ये लगता है कि 5 साल का टाइम किसी भी सत्तानशी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत छोटा टाइम होता है, तो 10 साल का टाइम देना चाहिए। 2014 में 2019 में माननीय मोदी जी को 10 साल का टाइम जनता ने दिया। लेकिन जब 10 साल बीत गए और उन्होंने जनता के साथ हुए जो भी अत्याचार थे, किसानों के साथ, जो अग्निवीर थे उनके साथ, पदक विजेता महिलाओं के साथ, मणिपुर की महिलाओं के साथ, कर्नाटका में प्रोज्वल रवन्ना द्वारा, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो 10 साल बहुत ज्यादा हो गए, तो चीजें बेहतर होने के बजाय बदतर होती जा रही हैं। तो उनमें एक खुद वोकल हो गए, वो लोग एग्रेसिव हो गए। उन्होंने अपनी न केवल बात कहनी शुरू कर दी, बल्कि उनको जनता को जागरूक भी करना शुरू कर दिया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, इसलिए युवा को जागने की आवश्यकता है। एक और वर्ग था 2014 में और 2017-18 तक, जो जिसको हम कहते हैं जो ओपिनियन मेकर है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो वोकल वर्ग है, जो कि नॉर्मली ऐसा वर्ग है जो कि पढ़ा लिखा है और जो नौकरी देता है और एम्प्लॉयमेंट देता है और लोगों के पास तक मैसेजिंग करता है, उनको सूचना देता है और उनको कन्विंस करता है, उनको मोटिवेट करता है और एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। ये जो इन्फ्लुएंसर वर्ग था 2017-18 तक, ये वर्ग पूरी तरह से मोदी जी के साथ था। लेकिन 2019 के पहले जरूर इसका मत परिवर्तित हुआ था, लेकिन जब पुलवामा का कांड हुआ और बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक देशभक्ति की लहर बही और ये जो इन्फ्लुएंसर क्लास था ये भी बिल्कुल स्तब्ध रह गया और इसने भी अपने मत को बदला और पूरा देश एक तरफ से बढ़ के उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, आज तक ये नहीं पता चला कि बालाकोट और पुलवामा की बात तो हुई, लेकिन हमको और जनता को, देश की जनता को, देश के वोटर्स को ही नहीं पता, देश के सेना के जिन परिवारों में शहादत हुई है, उनके बच्चे और उनको पत्नियों को ये नहीं पता चला कि जो 400 किलो आरडीएक्स आया था कश्मीर के अंदर, जो सतपाल मलिक कहते हैं कि सबकी जानकारी में था कि वहां पे एक जीप में वो आरडीएक्स कई दिन तक वहां पे आसपास घूमा था, उसको इंटरसेक्ट नहीं किया और उसने जाके सीधा सीधा कारवां में अटैक किया और हमारे जवानों की शहादत हुई। आज तक ये नहीं पता चला, ना जांच हुई, ना ये पता चला जांच में क्या निकला कि वो आरडीएक्स आया कैसे था, उसको रोका क्यों नहीं गया, हमारे वीर जवानों को हवाई जो उन्होंने परमिशन मांगी थी यात्रा करने की क्यों नहीं दी गई और क्या उनकी शहादत इरादतन थी। ये बात सोचना 2019 में तो असंभव था। लोग आपको पकड़ के बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा करने के लिए तैयार थे, कोई अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता। लेकिन 2024 के पहले यह प्रश्न पूछा जाने लगा और जो ये इन्फ्लुएंसर क्लास थी, जो संख्या में चाहे कम हो, लेकिन ये बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके पास कन्विक्शन होता है, क्योंकि इसके बाद कम्युनिकेशन की पावर होती है और क्योंकि उसके बाद ऐसे लिसनर्स होते हैं जो कि उनकी बात को मानते और समझते हैं। इस बात का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि आज की तारीख जब 2014 और 19 का चुनाव लड़ा गया था, वो व्हाट्सएप के माध्यम से लड़ा गया था। अमित शाह जी ने बड़े गर्व से कहा था कि हमारे पास लाखों व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने 100 व्हाट्सएप ग्रुप खोल रखे हैं और वो सबके माइंड को एक प्रकार से चेंज करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो मीम्स बनाता है उसको घुमाते हैं और जिससे लोगों के माइंड को वो हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन 2024 का चुनाव जो है, पिछले 3-4 साल के अंदर आपने देखा होगा, ये फेसबुक
सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये यूट्यूब से लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में एक तरफ यूट्यूबर्स हैं और दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके पास इतने साधन हैं, जिसके पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो दर्शक की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे 4PM हो, चाहे डीबी लाइव हो, जितने हैं इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि करीब 100 करोड़ के यूट्यूब के लिसनर्स एक महीने के अंदर होते हैं। इसका माने एक इन्फ्लुएंसर क्लास यूट्यूबर्स के माध्यम से पैदा हुई। तो जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों के दिमाग को कैप्चर करने का प्रयास हो रहा था, उसको डिटॉक्सिफाई किया यूट्यूबर्स ने। और यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के संघर्ष से राजनीतिक स्थिति बदल गई। इंडिया गठबंधन भी कोशिश कर रहा है। 1 जून को उसने मीटिंग बुलाई है, जिसमें उसने सब लोगों को आमंत्रित किया है, जानने का प्रयास किया है कि क्या जमीनी स्थिति है। और जब इंडिया अलायंस जीत जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस को लगता है इंडिया अलायंस जीतेगा, और उसके बाद किस प्रकार का गठन होगा, जो जो उन्होंने वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, उसके लिए कैसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, कैसे पैसे को बड़े लोगों से लिया जाएगा, छोटे लोगों में बांटा जाएगा, इसकी संरचना, इसकी मीटिंग करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई। और इसमें चंपाई सोरेन भी आ रहे हैं, बाकी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। दीदी ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके यहाँ चुनाव है, लेकिन चुनाव तो चलिए और स्टेट्स में भी है, केवल बंगाल में नहीं है। लेकिन चलिए, दीदी का निर्णय है। वो शायद ये दिखाना चाहती हैं कि दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहा हो उस समय अगर वो राहुल गांधी के साथ बैठी दिखेंगी कि तो बंगाल के अंदर एक गलत मैसेज चला जाएगा। लेकिन चलिए, मीटिंग तो शाम के समय थी, इलेक्शन दिन के समय था, लेकिन एक मैसेज तो फैल ही जाता है कि दीदी दिल्ली गई हैं राहुल गांधी के पास, तो काडर के पास गलत मैसेज जाता है। और जो बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, वहां पे मैसेजिंग गलत हो सकती थी, उनको नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्होंने कहा। तो लगता यह है, जो पूरे आंकलन है, जो लोगों के अनुमान हैं, और शायद इंडिया अलायंस के और बीजेपी लेड अलायंस के भी ये अनुमान है कि पूरा का पूरी मेजॉरिटी शायद एनडीए को भी नहीं मिलेगी और इंडिया गठबंधन को भी नहीं मिलेगी। बीजेपी है वो 230 सीट के आसपास रुक जाएगी, 25-30 सीटें उसके अलायंस पार्टनर्स के पास होंगी, और इंडिया अलायंस के पास भी 250-260 सीटें होंगी, और 30-40 सीटें ऐसे लोगों के पास होंगी जो किसी से प्रतिबद्ध नहीं है और संबद्ध नहीं। अब मैंने 543 का टोटल किया, मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूं, तो दोष मत निकालिएगा अगर इसमें कोई गलती हो जाए। अब प्रश्न यह है, और यह भी शंका भी है माननीय मोदी जी को, कि जो एनडीए अलायंस उनके साथ हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, ये क्या अगर बीजेपी को अपने बलबूते पर टोटल क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तो इनके साथ रहेंगे क्या? क्योंकि ये लोग अपने सिंबल पे चुनाव लड़े हैं और इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अगर ये निर्णय लेंगे कि इंडिया अलायंस में चले जाएं तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि बीजेपी का तो कटिबद्ध है, उसकी प्रतिबद्धता बीजेपी से तो है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता माननीय मोदी जी की नीतियों से नहीं। उनको ये लगता है कि गुजरात लॉबी ने बाकी महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, वहां पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दिया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने केवल गुजरात के अंदर कराया, जिससे गुजरात के बच्चों को नौकरियां मिली, और दूसरे प्रदेशों के लोगों ने भी जाकर बिहार गुजरात के अंदर नौकरियां की। तो एक प्रकार की फीलिंग है। साउथ के अंदर फीलिंग है कि उनके साथ जो उनका हक मिलना चाहिए वो उनको हक नहीं मिलता है। और आपको पता ही होगा, केरला की चीफ मिनिस्टर और कर्नाटका की डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार भी आके दिल्ली में धरने में बैठे थे, और ये उन्होंने मांग की थी कि जो आवंटन उनके होते हैं, अभी पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9,000 करोड़ का जो उनका आवंटन है वो दिल्ली सरकार ने रोक दिया है, और दिल्ली सरकार उनको पैसा देती है जहां पे डबल इंजन की सरकार है, और जहां सिंगल इंजन की सरकार है वहां पैसा रोक लेती है, जिससे उस जनता का नुकसान होता है जो जनता बीजेपी को डबल इंजन की सरकार बनने में मदद नहीं करता। तो सवाल यह है कि अब अगर बीजेपी को 230 सीटें मिलने वाली हैं और गठबंधन को 30 सीटें मिलने वाली हैं, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके बीजेपी में आने की संभावना और रिटेन करने की संभावना भी उसी स्थिति में है जब माननीय मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नेता बीजेपी प्रोजेक्ट करे। जो बाकी वाईएसआर कांग्रेस हैं या बीजू जनता दल हैं, जो बड़े दल होंगे जो कि दोनों तरफ से प्रतिबद्ध नहीं है,
वो भी शायद, क्योंकि उन्होंने जो वर्किंग स्टाइल माननीय मोदी जी की देखी है, शायद वो भी ये पसंद करेंगे कि बीजेपी लेड भी अगर गवर्नमेंट बनती है और उसमें वो सहयोगी बनते हैं तो कोई ऐसा नेता हो जो एमिकेबल हो और जो बिल्कुल अपने को सब पर थोपने का और अपने चेहरे को ही हर जगह दिखाने का प्रयास न करे, तो वो भी एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट की बात करेंगे अगर वो इधर आएंगे तो। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल और ऐसे प्रतिबद्ध दल जो बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे हैं, ये इंडिया गठबंधन में जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि वहां पर इनकी बार्गेनिंग पावर होगी, अपने स्टेट का ये रिप्रेजेंटेशन करा पाएंगे और पूरा आइडिया ऑफ इंडिया होगा जिसके अंदर तमिलनाडु से स्टालिन का रिप्रेजेंटेशन होगा और जिसमें वाईएसआर कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें जेडीयू का बिहार से होगा, तेजस्वी यादव का होगा, उद्धव ठाकरे का होगा, शरद पवार का होगा, माने पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे पिछली सरकार में 10 साल हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन या बिल्कुल एक छद्र राज्य चला है, वो गुजरात का चला है, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मोदी जी का चला है। तो उसमें परिवर्तन होगा, तो शायद अगर उन्हें ये कंपैरिजन चूज करना पड़े कि उनके लिए बेहतर है कि वो मोदी लेड गवर्नमेंट में जाएं, मोदी जी के अलावा लेड एनडीए गवर्नमेंट में जाएं या इंडिया अलायंस में जाएं, तो मेरे विश्लेषण के अनुसार ये सारे दलों के लिए शायद मेरे विश्लेषण के अनुसार उन्हें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलना मुश्किल होगा। वो या तो एनडीए अलायंस में कोई नया नेता चुनने पे दबाव डालेंगे या बार्गेनिंग करके वो इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे और पूरा हिंदुस्तान का एक ऐसा सरकार बनेगी जिसमें सिंगल इंजन और डबल इंजन का प्रश्न नहीं होगा, बल्कि हर प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार काम होगा। अब ये जो 7वां फेज है, 7वें फेज के पहले माननीय मोदी जी ने एक मैसेज देने का प्रयास किया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आपने सुना ही होगा, कि लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, ये तो होता रहता है और हमें तो सबसे अच्छे संबंध रखता हूं, जबकि पिछले 10 साल में ऐसा लगा तो नहीं। लेकिन अगर उन्होंने मैसेजिंग की है, इसका मतलब ये है उन्हें भी ये पता है कि उनकी क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही और क्लियर मेजोरिटी ना आने की वजह से उनको एनडीए के गठबंधन दलों को भी अपने साथ समेट के रखना है और कुछ ऐसे लोग जो कि फेंस सिटर्स हैं, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसे लोग, उनकी भी शायद आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने एंड समय पर इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो रही है कि एनडीए को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही है और माननीय मोदी जी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए 7वें फेज के पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं उनकी मजबूरी है कि वो इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ सकते। वो शायद इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इस बार का चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जनता लड़ रही है और जनता का दबाव इतना ज्यादा है क्योंकि बार्गेनिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय माननीय मोदी जी को इनवाइट करेंगे और माननीय मोदी जी को 15 दिन का टाइम देंगी और 15 दिन के टाइम में माननीय मोदी जी कोशिश करेंगे अडानी अंबानी जी के माध्यम से कि बार्गेनिंग हो, पैसा दिया जाए, लोगों को खरीदा जाए। लेकिन दूसरी तरफ जनता का इतना ज्यादा दबाव होगा कि लोकल पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं शायद उनकी ये जरूरत ना हो कि वो जिस आधार पे इस बार का चुनाव लड़के आए हैं, जो कि बाकी चुनावों से अलग है और इसमें बाकी चुनावों से तुलना नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से शायद इंडिया गठबंधन के लोग टूटकर एनडीए गठबंधन में नहीं जा पाएंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ के लोग और फेंस सीटर के ये आपके वाईएसआर कांग्रेस के और बीजू जनता दल के इंडिया अलायंस में आ सकते हैं। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लगता है अपने विश्लेषण के अनुसार कि 5 जून को हालांकि मोदी जी को बुलाया जाएगा, लेकिन वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाएंगे और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन होगा। इंडिया अलायंस की 250-260 सीट तो होंगी और उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, शिंदे, अजीत पवार और बीजू जनता दल मिलके करीब 300-310 सीटें होंगी और एक स्थायी सरकार 5 साल की हिंदुस्तान को मिलेगी जिसमें पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें लोकतंत्र और संविधान पे कोई आघात नहीं होगा, कोई प्रहार नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।